बेटा फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों, हम आकाशदीप कहानी पढ़ेंगे। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और इसमें एक बंदी महिला और बंदी पुरुष दोनों के मुक्त होने के लिए दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह से उपाय किया, कैसे मुक्त होते हैं। वो दोनों चूंकि विरोधी हैं एक दूसरे के, वो स्त्री के पिता की हत्या करने वाला पुरुष है, उसको हत्यारा मानते हुए उसको अपना विरोधी मानती है, लेकिन दोनों में आपस में प्रेम भी है। प्रेम होते हुए भी स्वीकार न कर पाने की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो हम इसका सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कहानी आकाशदीप की कथा वस्तु। अबला कही जाने वाली अनाथ युवती चंपा की स्वतंत्र लालमा, स्वतंत्रता की इच्छा, पिता के हत्यारे के प्रति प्रतिशोध और फिर उसी से प्रेम करने के कारण उपजे अंतर्द्वंद पर आधारित है। उसके अंदर अंतर्द्वंद होता है कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। उसका यह अंतर्द्वंद समय और परिस्थितियों के चलते किसी प्रकार मानव सेवा में परिणत हो गया। उसे प्रेम का बलिदान करने के लिए प्रेरणा मिली, तो मानव सेवा से परिणित होकर के क्या हुआ, उसको प्रेम का बलिदान करने के लिए वो प्रेरित हो गई। यही कहानी की कथा वस्तु है। आगे इस कहानी की कथा वस्तु जयशंकर प्रसाद के उस आदर्शवाद से प्रेरित है जिसके सामने व्यक्तिगत प्रेम, सुख, समृद्धि की इच्छा व्यक्ति को तुच्छ लगने लगती है और वह सर्वस्व परित्याग करके लोक कल्याण के मार्ग पर स्वयं को समर्पित कर देता है। उसी में वह अपने जीवन की सार्थकता मानता है। आकाशदीप कहानी का सारांश हम लिखेंगे कैसे। आकाशदीप कहानी का आरंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर रखे गए दो बंदियों के वार्तालाप से प्रारंभ होता। वार्तालाप माने बातचीत, वार्तालाप से प्रारंभ होता है। दोनों बंदी एक दूसरे से अपरिचित और अनजान हैं। तूफान के कारण पोत की व्यवस्था भंग हो जाती है और दोनों परिस्थितियों वश रात्रि के अंधकार में लुढ़कते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों बंधन मुक्त होना चाहते हैं और अपने प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। जब दोनों हर्ष के कारण, जब दोनों बंधन से मुक्त होते तो क्या होता है, हर्षित हो जाते हैं और हर्ष के कारण एक दूसरे से गले लगते हैं, तो पता चलता है कि उसमें से एक स्त्री है, दूसरा पुरुष है। स्त्री का नाम चंपा है और पुरुष का नाम बुद्धगुप्त है। चंपा पोताध्यक्ष मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती किशोर क्षत्रिय है, क्षत्रिय पुत्री है। किशोर माने युवा पुत्री है। 8 बरस से पोत ही उसका घर रहा। 8 वर्ष से वो उस नाव पर ही रहती। पोत क्या होता है, छोटी सी नाव, नाव पर ही रहती थी। चंपा पोताध्यक्ष बुद्धगुप्त एक युवा जलदस्यु है। जलदस्यु माने जलीय डाकू, जो समुद्री डाकू होते हैं इनको जलदस्यु कहते हैं, जो ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। वो कौन है, बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। पोत को लूटने के उपक्रम में चंपा के पिता बुद्धगुप्त के हाथों मारे जा चुके। चंपा के पिता जो हैं वो बुद्धगुप्त के हाथों से मारे जा चुके हैं, ऐसा चंपा को लगता था। पोताध्यक्ष मणिभद्र ने अपनी काम वासना की तृप्ति में विफल होकर चंपा को बंदी बनाकर रखा। चूंकि
मणिभद्र अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो चंपा के साथ गलत व्यवहार करना चाहता। जब उसको सफलता नहीं मिली तो उसने क्या किया, चंपा को बंदी बना लिया। स्वतंत्रता युग में मणिभद्र चंपा और बुद्धगुप्त के द्वारा मारा जा चुका है। आगे दिखा रहे हैं, जब ये स्वतंत्र तो मणिभद्र बुद्धगुप्त और चंपा के द्वारा मार दिया गया है। पोत के नायक ने युद्ध में परास्त होकर उसकी शरण ली। 2 दिन पश्चात पोत एक नए द्वीप पर लंगर डाल देता है। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। लंगर डाल देना माने बेटा क्या होता है कि नाव को एक जगह बांध कर रखने के लिए नाव से जुड़ी हुई एक रस्सी होती है, जिसको तट के किनारे पर एक खूंटे से बांध दिया जाता है, जिससे नाव बहती नहीं है। तो लंगर डाल दिया उन्होंने और उसका नाम क्या रखा, चंपा द्वीप। दोनों को चंपा द्वीप पर रहते हुए 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष तक दोनों चंपा द्वीप पर रहे। संध्या समय चंपा एक द्वीप को जलाकर मंजूषा में रखकर दीपाधार को डोरी खींचकर ऊपर आकाश में चढ़ा रही थी। देखिए बेटा, प्राचीन काल में एक ऊंचे ऊंचे स्तंभ बनाए जाते थे और कुछ इस तरह से रस्सियां लगाई जाती थी कि दीपक को ऊपर तक चढ़ाया जा सके उस रस्सी के सहारे। तो उससे क्या होता था कि रात में एक दीपक जला के उस स्तंभ पर रख दिया जाता था, जिससे कि आने जाने वाले जो मार्ग के लोग होते हैं उन्हें ये पता चल जाए कि यहाँ पर रहने का कोई स्थान भी है। तो उसने स्तंभ पर दीपक जलाया और द्वीप पर बुद्धगुप्त और चंपा का राज चलता था। उस द्वीप पर किसका राज चलता था, बुद्धगुप्त और चंपा का। बुद्धगुप्त की आज्ञा से सभी द्वीपवासी चंपा को रानी कहते थे और बुद्धगुप्त अपनी दस्यु वृत्ति मतलब डाकू की प्रवृत्ति जो थी वो छोड़ चुका था। बुद्धगुप्त चंपा के सामने अपना प्रणय प्रस्ताव रखता है, किंतु चंपा उसको स्वीकार नहीं करती है, स्वीकार कर देती है, क्योंकि चंपा अपने पिता के हत्यारे जलदस्यु बुद्धगुप्त को क्षमा नहीं कर पाती है। बुद्धगुप्त बार बार उससे प्रणय निवेदन करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसके लिए अपने प्राण भी दे सकता है। अंततः चंपा उसके सामने अपना हृदय हार कर अपना प्रतिशोध का कृपाण निकाल कर समुद्र में फेंक देती। वो हमेशा एक कटार रखती है अपने पास कि मैं इसको मार दूंगी, लेकिन क्योंकि वो भी हृदय से उसको प्रेम करती है, मार नहीं पाती है, तो उस कटार को निकाल करके वो फेंक देती। कहती ठीक है, अब मन में सोच लेती कि मैं इसको नहीं मारूंगी, ठीक है। इस पर बुद्धगुप्त उससे कहता है कि तो आज से मैं विश्वास करूं कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। इस पर चंपा उससे कहती विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, मैं तुम पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दे दिया, तब मैं कैसे कहूँ। कहने का मतलब ये है कि चंपा हृदय से उससे नफरत करती थी, लेकिन उसके मन में भी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तो चंपा का कहना था कि मेरा हृदय ही मेरे साथ जब विश्वासघात कर गया तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। कह रही है मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। चंपा रो पड़ी कि वो उसको प्यार भी करती है, लेकिन चूंकि हत्यारा मानती है इसलिए वह उसको स्वीकार भी नहीं कर पा रही है। तो वो रोने लगती है दुविधा की स्थिति से कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन किसी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। बांसुरी और ढोल बज रहे थे। फूलों से सजी वनबालाएं नाच रही थी। वनबालाएं माने जंगली स्त्रियां, जो वन में रहने वाली स्त्रियां हैं। चंपा की सहचरी माने सखी जया ने पूछा ये क्या है जया। चंपा ने अपनी सखी जया से पूछा ये क्या है जया। जया ने हंसकर कहा
कि आज रानी का ब्याह है। चंपा को इस बात पर विश्वास ना हुआ। उसने उसे झकझोर कर कहा, क्या सा यह सच है? तभी बुद्धगुप्त कहता है कि यदि ये तुम्हारी इच्छा हो तो यह सब सच भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे ब्याह भी कर सकता हूँ। इस पर चंपा प्रतिप्रश्न करती है, अब उल्टा प्रश्न करती है। क्या कहती है वो? कि क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा है? क्या तुम मुझे निस्सहाय जानते हो, असहाय समझते हो? क्या मुझे तुम बिल्कुल जो है गरीब समझते हो? तुम आज मुझसे बदला लेना चाहते हो? बुद्धगुप्त अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। उसका कहना है कि मैंने तुम्हारी पिता की हत्या नहीं की है चंपा, और एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। वो कह रहा है कि वो दूसरे डाकू के हथियार से मारे गए हैं। बुद्धगुप्त अंततः चंपा के पैर पकड़कर कहता है कि मुझे अपने देश भारतवर्ष की बहुत याद आती है, मैं वहां लौटना चाहता हूँ, चलोगी चंपा? चंपा क्या कहती है? अब देखिए, वो जाना चाहता है। पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजधानी की जन्मभूमि के अंक में कहता है कि जो भी मेरे पास धनराशि वो सब लेकर के मैं भारतवर्ष वापस जाना चाहता हूँ। तो अब चंपा क्या कहेगी? इस अचानक लगे हुए झटके, इस आकस्मिक झटके ने एक पल के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, चेतना में आकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी, चाहे वो भारत की वर्ष की भूमि हो, चाहे कहीं की भूमि हो, सब मिट्टी के समान है। सब जल तरल है, सारा जल पानी ही है, और सब पवन शीतल है। सारी वायु जो चलने वाली सभी वायु ठंडी है, शीतल है। प्रिय नाविक, तुम अपने देश को लौट जाओ और वैभव का सुख भोगो, और मुझे छोड़ दो यहाँ पर। मैं अकेली रहकर निरीह भोले भाले प्राणियों की सेवा करूंगी, उनके साथ सहानुभूति रखूंगी, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करूंगी। यह कितने शताब्दियों, मतलब बहुत पुरानी कथा है कि चंपा जीवन भर उसी दीप स्तंभ पर दीपक का प्रकाश करती रही, किंतु बहुत दिन उसके बाद भी बहुत दिन दीप के निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि समृद्ध सदृश पूजा करते रहे। वो उसके मरने के बाद भी वहां के लोग जो थे वो उसकी पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने भी उसे अपनी चंचलता से गिरा दिया। समय के साथ वह स्तंभ भी कमजोर पड़ के टूटकर गिर गया। ठीक है, ये रहा आपका सारांश बेटा, और इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य करेंगे, समझ के करेंगे, अक्षरशः नहीं करेंगे, लेकिन जैसा हमने आपको पूरा बताया है आप उसके आधार पर अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों।